औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस टीवी उर्दू, मैं सनम एजाज और वॉइस टीवी उर्दू में हमारी कोशिश, हमारी पहल कि हम आपको हालात वाक़ात से बाखबर करें। पिछले सेगमेंट में, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक की सियासत में अब क्या होगा, कौन सरकार बनाएगा, किस तरह के हालात बनते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने आपके साथ बहस मुबासे में शिरकत की, लेकिन अब अगले सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं एक बार फिर जम्मू कश्मीर की सियासत में दो वज़राए आला, और उन दो वज़राए आला में एक मुफ्ती ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला, एक अब्दुल्ला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखना, और दोनों हारे हैं। और इस हार के पीछे कहीं बीजेपी का वो नैरेटिव जिसमें वो कहते थे कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर से मुफ्तीज़ एंड अब्दुल्लाज का जो ख़ानदानी राज है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या वाकई में ऐसा हुआ है? मेरे साथी सईद रूफ फारूकी, बहुत शुक्रिया सईद रूफ। बताइएगा आपकी नज़र, आपका अंदाज़ा, आपके हालात वाक़ात पर जो नज़र है उसमें क्या बीजेपी का वो नैरेटिव, वो फार्मूला कामयाब हुआ? आदाब नाजरीन, वॉइस टीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। हमारी नशरियात जम्मू कश्मीर की सियासत पे चल रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो इंतखाबात के नताइज सामने आए, और जैसे सनम सर ने कहा कि दो बड़े चेहरे जम्मू कश्मीर की सियासत के वो पार्लियामेंट न जा सके। कोशिश थी कि महबूबा मुफ्ती और इसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला पार्लियामेंट चले जाए, मगर पार्लियामेंट न जा सके और दोनों लीडरान को हार देखनी पड़ी। देखिए सनम जी, वजह तो बहुत सारी है, क्योंकि वजह जो बताई जा रही है, एक तो ये कि पीडीपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इत्तेहाद था वो इसी वजह से टूटा था, जो गुपकार अलायंस बना था। गुपकार अलायंस का टूटना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहा था कि पीडीपी की जो साख्त है वो कमजोर है जम्मू कश्मीर के अंदर, इस वजह से उनको पार्लियामेंट लोकसभा इंतखाबात में मैंडेट नहीं दिया जा सकता। ये एक बड़ी वजह थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की दूरी की वजह से। अब उमर अब्दुल्ला का हारना, हालांकि उमर अब्दुल्ला को दावेदार माना जाता था नॉर्थ कश्मीर की सीट को लेकर, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में जब हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े कदावर लीडर जो है वो नॉर्थ कश्मीर के अंदर है, जिनका एक बड़ा वोट बैंक भी है। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर या साबिक वज़ीर आला का हारना बड़ी वजह बताई जा रही है, और जो सामने भी देखी गई है वो इंजीनियर रशीद का कॉन्टेस्ट करना, वो भी जेल के अंदर से उनके बेटों ने यहाँ पे कंपेनिंग चलाई है, जिसकी वजह से उनको जो है जीत मिली है। हालांकि अभी भी जो अब्दुल रशीद शेख है यानी इंजीनियर रशीद, वो जेल के अंदर है, पर वो पार्लियामेंट पहुंचे हैं, और नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने उनको पार्लियामेंट पहुंचाया है। पिछले इंतखाबात में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, हमारे नुमाइंदे थे, उनमें ये जो रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब हैं वो भी थे, मोहम्मद अकबर लॉन साहब भी थे, और ख़ुद फारूक अब्दुल्ला थे। लेकिन वो तीन जो कारकर्दगी आम लोगों की या मेरी और आपकी नज़र में भी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। उस तरह से कश्मीर के मामलात को प्लीड नहीं कर सके, और नाउमीदी उनसे हुई। क्या अब की बार जो तीन नुमाइंदे गए हैं, जिसमें मियाँ अल्ताफ़ साहब हैं, श्रीनगर से आगा रूला साहब हैं, नॉर्थ कश्मीर से इंजीनियर रशीद हैं, क्या वो सही नुमाइंदगी अब कर पाएंगे? क्योंकि उनके सामने एक बड़ा पहाड़ है, और क्या हालात जो है कश्मीर की सियासत जो है उस नतीजे तक वो पहुंचा सकेंगे? बड़ा सवाल रहेगा। देखिए सलम जी, एक चीज़ तो ज़रूर है, क्योंकि आज तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है यहाँ के नुमाइंदों का पार्लियामेंट के अंदर, वो मुअस्सर आवाज़ जो लोगों को चाहिए थी पार्लियामेंट के अंदर, वो आज तक नहीं देखने को मिली। क्योंकि यहाँ के जो भी मेंबरान जाते हैं शायद वो लोगों के हवाले से उस तरह वहाँ नुमाइंदगी नहीं करते हैं जिस तरह की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। ये अवाम में बार बार अवाम इस पे बात करती है। अब आज के डेट में महबूबा मुफ्ती नहीं गई है, उमर अब्दुल्ला नहीं गए हैं, अब गए हैं तीन नए चेहरे, जिनमें जो इंजीनियर रशीद है वो अभी जेल में मुकीद है। क्या उनको रिहा किया जाएगा? उनको पार्लियामेंट जाने की इजाज़त मिल सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। जीत तो वो लेकर आए हैं और बड़े मार्जिन से उन्हें जीत दर्ज की है। आगा रूहुल्ला एक अच्छे स्पीकर है, जिस तरह अवाम उनको देखती है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की असम्बली में बात करें या असम्बली से बाहर बात करें या आर्टिकल एब्रीगेशन के बाद की बात करें, आगा रूहुल्ला ने हर जगह जो है बात की है और नुमाइंदगी है। क्या पार्लियामेंट के अंदर वो मौसर आवाज़ बन सकती है? मियाँ अल्ताफ, हालांकि मियाँ अल्ताफ एक बड़ा चेहरा है जम्मू कश्मीर की सियासत में, एक बड़ा नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पर पहली बार पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, और क्या पार्लियामेंट में वो मौसर आवाज़ बन सकते हैं? समझी, एक सवाल मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो यहाँ पे पीएचडी का टूटना और पीएचडी का अलग अलग इंतखाबात में हिस्सा लेना, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का, जो उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि पीडीपी कमज़ोर हो चुकी है और पीडीपी को मैंडेट नहीं मिल सकता, क्या वाकई में इंतखाबात के नताइज देखने के बाद आपको लग रहा है कि पीडीपी कमज़ोर हो चुकी है?
देखिए कि पीडीपी जितनी कमज़ोर हो चुकी है उसका अंदाज़ा हमने कल देख ही लिया, ख़ासतौर पे साउथ कश्मीर में टनल उस पार या यूं कहीं शोपियां के उस पार, मुगल रोड के उस पार का हमने पिछले सेगमेंट में हमने बात की थी, उसमें हमारे साथ वहाँ से साथी थे, उन्होंने बताया था। लेकिन अब की बार इधर का हाल अहवाल आपको बताएं तो शोपियां से लेके कुलगाम तक और कुलगाम से लेके वो कह सकते ना खन्नाबल से लेके खादिमियार तक जो सारी सिचुएशन है वो हमें साफ दिखाई दी कि पीडीपी का ज़मीनी सतह पे क्या हाल है। आप देखिए पहलगाम से हार हुई पीडीपी की, ज़बरदस्त हार हुई वहाँ से। उसका हम कह सकते हैं कि वहाँ कोई बड़ा उनका लीडर नहीं था, उनका जो लीडर था वो अपनी पार्टी में वहाँ चला गया, तो पीडीपी के पास स्पेस थी, वहाँ पे पीडीपी का मैदान खाली था, मान सकते उसको। लेकिन बिजबाड़ा में क्या हुआ, अनंतनाग वेस्ट में क्या हुआ, अनंतनाग साउथ में क्या हुआ, वहाँ पे फिर वच्ची में क्या हुआ, वहाँ से भी पीडीपी आ रही, शोपिया में क्या हुआ, कुलगाम में क्या हुआ, डीएचपुरा में मान सकते हैं वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का अच्छा खासा बेस है। लेकिन लगभग साउथ कश्मीर की सभी सीटों, सिर्फ वहीदपरा की 2 लोकल सीटें हैं, वहीदपरा की एक सीट पुलवामा की थी, वहाँ से उन्हें लीड ली है, साथ में राजपुरा की सीट है, वहाँ से लीड ली है। बाकी किसी भी जो साउथ कश्मीर की सीट है वहाँ से पीडीपी ने उस तरह से लीड नहीं ली है। त्राल से आप खुद अंदाजा कीजिए, त्राल से भी पीडीपी को वोट कम मिले हैं। और पिछली बार आपको याद होगा जब हम दोनों शायद इकट्ठे थे, हम एक जगह पे थे, तो वहाँ में तभी पता चल गया था कि पीडीपी की वहाँ पे हार होनी है, वहाँ से पीडीपी। सरन जी एक चीज़ जानना चाहूँगा, बेस जो साउथ कश्मीर माना जाता था पीडीपी का, क्योंकि जो पीडीपी का जन्म हुआ है वो साउथ कश्मीर से हुआ है, और आज तक हमने देखा कि साउथ कश्मीर ने पीडीपी के नुमाइंदों को असेंबली तक पहुंचा है, उनको वजारत भी दे दी है। आज साउथ कश्मीर में कमजोरी की वजह क्या आप मानते हैं? यानी आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद, सरकार गिरने के बाद उनके लीडर्स जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, क्या ये वजह है, या जो अब पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम पीडीपी को करना चाहिए था, पब्लिक में जाना चाहिए था 2019 के बाद, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिख रही है जिसकी वजह से ये सूरत-ए-हाल का उनको सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मुझसे आपने जो सवाल पूछा है इससे मुझसे बहुत से पीडीपी के लोग नाराज भी हो सकते हैं, दोस्त मेरे हैं बहुत से वहाँ पे। खुद महबूबा मुफ्ती भी इस तरह से आपकी बात पार्टी को नहीं चला सकी है, जो मेरा अंदाज़ा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा है महबूबा मुफ्ती को जो जितने भी उसके आसपास जो लोग बैठे हुए थे शायद उसको सही तौर पे गाइड नहीं कर रहे थे। कुछ एरोगेंस भी आ गई थी पीडीपी की लीडरशिप में, उनको लगता था कि शायद अब कुछ मुतबादिल नहीं है, हमें है, तो ये उनको भी लग रहा था। और दूसरी बड़ी बात ये हुई कि पीडीपी की एक तो पार्टी की लीडरशिप जो बड़ी थी वो टूट फूट का शिकार होने के बाद निकल गई थी, दूसरा जो कुछ भी बचे थे वहाँ पे वो उस तरह से उनने पार्टी को नहीं चलाया, उस तरह से वो आगे नहीं आए। और फिर एक बात, पीडीपी की जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, शायद पीडीपी के लोग इससे मुझे इस पे इत्फाक ना करें, लेकिन हकीकत यह है कि वो भी वहीद चूँकि महबूबा मुफ्ती के बहुत क्लोज हो रहे थे, तो बहुत से लोगों को वो हसद उसे कहें, जलन कहें, किस तरह से कहें, वो भी उस तरह से वो नहीं चाहते थे कि पीडीपी का वहीद जीत जाए, और वो उस तरह से उनने कंपेनिंग नहीं की, उस तरह से उनने पार्टी के लिए काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने जो लग रहा था कि ये तो ऑलरेडी वो समझ रहे थे कि ये तो ऑलरेडी महबूबा मुफ्ती के करीब, आप जीत जाएगा तो बड़ा और लीडर बन जाएगा, तो वो भी चाहते थे कि धक्का एक लग जाए वहीद पर को, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। ओवरऑल कई फैक्टर से साउथ कश्मीर से, मैं नॉर्थ की बात नहीं करूंगा क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में नॉर्थ पे हम जाएंगे, नॉर्थ पे साउथ कश्मीर में बड़े फैक्टर्स जो थे वो पीडीपी के हार में वजह थे। उसमें एक खुद पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती के कुछ हालात थे, या उसकी शायद उसको वो बताने वाले जो, क्योंकि पार्टी में बहुत से लोग होते हैं जो मशवरे देते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ देते हैं, वहाँ पे उनको ज़मीनी हक़ाइक़ कोई नहीं देता। जो भी उसके पास जाता था वो कहता था मैडम हम जीत गए, हमारे पास इतने हज़ार वोट हैं, लेकिन ग्राउंड का कोई ऐसा उसको एक्सेस दोनों सही तौर पे नहीं दी जा रही थी। एक ये था, और दूसरा मैंने बताया सर जी एक और चीज़ के इंतखाबात हुए। अब जब हम नॉर्थ कश्मीर जाते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला पहले सेंटर से जो है इंतखाब लड़ना चाहते थे, उसके बाद आगा रूहुल्लाह को सेंटर लाया गया है, और ये कहा गया कि जो नॉर्थ कश्मीर की लीडरशिप है वो उमर अब्दुल्ला को चाहती है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो खुद नॉर्थ से कॉन्टेस्ट करे। यानी लीडरशिप अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुत्तफिक थी नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला को लड़वाने के लिए, फिर जो सूरत हाल का सामना उनको करना पड़ा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेस है, एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, उनके लोग हैं, और नॉर्थ कश्मीर में उनके बड़े चेहरे हैं, और उमर अब्दुल्ला कॉन्फिडेंट थे कि वो जीत कर जाएंगे यहां से। इंजीनियर रशीद क्या एक फैक्टर है जिस तरह उन्होंने जो है वोट दिए, या कोई दूसरा फैक्टर भी हो सकता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरी भी आपको कहीं नजर आ रही है? देखिए, नॉर्थ में नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं कमजोर नहीं थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था नॉर्थ कश्मीर में,
और ख़ुद उमर अब्दुल्ला भी नॉर्थ में इसी वजह से भी गए थे। उनको लग रहा था कि इससे सेफ सीट मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती है। श्रीनगर में उन्हें डर लग रहा था, श्रीनगर में लग रहा था कि वो हार भी सकते हैं, मेरा अंदाज़ा है, इसलिए उन्हें नॉर्थ को चूज़ किया। जबकि श्रीनगर नॉर्थ में अगर आगा रूला ज़्यादा होते, वो उनके लिए आगा रूला की ही वो सीट ज़्यादा तौर पे मानी जा सकती थी, नॉर्थ की सीट। लेकिन उमर अब्दुल्ला खुद इसलिए गए कि मैं वहाँ से जीत सकता हूँ, वहाँ पे आगा रूला का फैक्टर भी है, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेस भी है, वहाँ पीडीपी इतनी स्ट्रांग भी नहीं है, वहाँ दूसरी अपोजिशन पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है। एक सजाद है और सजाद की पीपल्स कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट को पड़ा ताकि सहमत है, वहाँ अगर वो ले भी जाती है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में उसको लीड नहीं मिलेगी, अच्छा वोट नहीं मिलेगा, तो मैं थ्रू हो जाऊँगा। ये उमर अब्दुल्ला का ख्याल था। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि 2014 का उनकी सरकार के जाते जाते एक सैलाब आया था, अब की बार भी एक वैसा ही सैलाब आया था और ये सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा के ले गया। इसलिए ना इधर का हाल दिखा ना उधर का। और ये सैलाब था नॉन वोटर्स का, इसको मैं सैलाब कहूँगा, फर्स्ट टाइम वोटर्स और नॉन वोटर्स। और बहुत से नाजरीन हमारे ये भी कहेंगे कि नॉन वोटर्स ने इसमें क्या किया। सबसे बड़ा रोल जो था वो नॉन वोटर्स का था और नॉन वोटर्स ने कहीं न कहीं गुस्सा जो उनमें है वो निकाला। और वो किस तरह से निकाला कि ख़वातीन को उन्होंने बड़ा इम्प्रेस किया, बड़ा फोर्स किया। ख़ास तौर पे किसी घर में बच्चा था, उसने अपने आप को पॉलिटिक्स में वोट नहीं डाल सकता था, लेकिन उसने अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी खाला को, अपनी फूफी को, जिस तक उसकी पहुँच होती है, क्योंकि यूजुअली जो भतीजे होते हैं ये अपनी फूफी को बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, मासियाँ जो होती हैं जिन्हें खाला भी कहा जाता है, मासी भी कहा जाता है, उनको अपने भांजे बहुत प्यारे होते हैं, तो उनका से एक अटैचमेंट होती है। तो उस अटैचमेंट का आज जो नॉन वोटर्स हैं उनने फ़ायदा उठाया, उन्होंने उनको फोर्स किया, कंपेल किया कि आप इंजीनियर रशीद को वोट डालें। और एक बड़ा फैक्टर सनम जी देखने को मिला है इस इंजीनियर रशीद की कंपेनिंग की जब हम बात करते हैं। खुद जो नौजवान थे, जैसे आप नॉन वोटर्स की बात करते हैं, उन्होंने कंपेनिंग की है, और जो नया वोटर है, फ्रेश वोटर, उन्होंने वोट किया। पर एक चीज़ उन्होंने और की है जो हटके था, जो यहाँ रिवायत नहीं रही है कि यहाँ सियासी जमातों के लिए लोगों ने इस तरह डोनेट किया है, खुद ही अपनी गाड़ियाँ लेके कंपेनिंग की है, खुद ही पोस्टर बनाए, खुद ही प्रोग्राम तश्कील दिए। यानी एक जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि वेव जो चली है इंजीनियर रशीद के हवाले से, इसमें नॉर्थ कश्मीर में बडगाम से लेकर अगर हम बात करें तो उड़ी, और उसके साथ साथ फिर अगर हम बांडीपोरा तक की बात करें तो हर एक जगह से इंजीनियर्स को सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से वो पार्लियामेंट के अंदर चले गए हैं। पर उमर अब्दुल्ला का हारना अब कितना इफेक्ट करेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस? सनम जी, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इशारा दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब असेंबली इंतखाबात जो है वो जल्द से होंगे, और कहा है कि अगस्त के महीने में यहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं। पीडीपी, एक तो ये जानना चाहूंगा कि पीडीपी के लिए इस कम टाइम में कितना मुश्किल है असेंबली इंतखाबात के लिए गियर अप होना, और जो उनकी स्ट्रेंथ थी उस स्ट्रेंथ में वापस आना। एक तो ये, दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव तो बज़ाहिर दिख रही है, पर क्या उमर अब्दुल्ला का हारना कोई इफेक्ट कर सकता है? देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, लेकिन दोनों की खुशकिस्मती है, ख़ासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुशकिस्मती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो बड़ी हार हुई है उसको नॉर्थ से हुई है, और उस हार में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के सामने जो तूफ़ान आया, सैलाब आया, ये वक्ती तौर पे होता है। सैलाब जो होता है यूजुअली आता और चला जाता है, ये वहाँ पे नहीं रहता है। अगर इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आते हैं और फिर उसको मौका फराहम किया जाता है तो ठीक है, वो कहीं न कहीं बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, लेकिन अभी वो उस तरह का बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि ये आया और गया वाली कहानी है। सैलाब आया, बहा के ले गया और फिर अपनी नकूश छोड़ के चला गया, लेकिन ये वो पानी जो है वो जम के वहाँ पे नहीं रहता। तो वही हाल वहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में रहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में इंजीनियर रशीद का जो सैलाब आया वो वक्ती सैलाब है, वो पार्लियामेंट के इलेक्शन तक है, असेंबली इलेक्शन में उसका खास इम्पैक्ट नहीं होगा, सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट होगी। लेकिन साउथ कश्मीर में पीडीपी को एक बार फिर सोचना पड़ेगा। पीडीपी को मैं एक लीडर का बयान दूं, पिछले दिनों आपको याद होगा इन पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले कई बार मैं महबूबा मुफ्ती से भी मिला, वहाँ पे कुछ मशवरे भी होते थे, कुछ बातें होती थी। एक बार मैंने बात की तो वहाँ पे एक लीडर ने बताया था कि क्या बात कर रहे हो, तो कल 800 वोट लेके वो लीडर जब सामने आया तो मैं तब देर गए तक मुझे हंसी आ रही थी कि वो क्या बात वाली बात जो थी वो शायद वही थी। पर तो ये सारी चीज़ें जो है ये पीडीपी को समझनी पड़ेंगी आने वाले वक्त में, अगर उनको अपनी सियासत जिंदा रखनी है, सियासत करनी है, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में आपको कई और जो लोग हैं वो सियासत में होंगे, असम्बली इंतखाबात में कई और फैक्टर्स होंगे। जमात इस्लामी भी हो सकती है, जिस तरह पिछले काफ़ी दिनों से सियासत है, हो सकता है इंजीनियर रशीद का ये पत्ता भी, तुरुप का पत्ता भी चल जाए। सर जी, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नताइज आए, नताइज के बाद आगा रूहुल्लाह की जीत हुई, मियां अल्ताफ साहब की जीत हुई है, पर कुछ तजिया
पहरेगार जो है सियासी मुबस्सिरीन जो उनके सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट देखे, उनका ये कहना था कि ये जीत जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं है, क्योंकि खुद मियां अल्ताफ साहब का अलग बेस है, अगारुल्लाह का बेस है, वोट बैंक है, उनके मुरीद है, उस वजह से उनको जीत मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कमजोरी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी उस तरह वोट नहीं मिले जिस तरह मिलना चाहिए था, क्योंकि दोनों जो लीडरान जीत के गए हैं उनका खुद का बेस है, उनका खुद का एक जो लोगों के साथ वास्ता है, राबता है, वो उनको पार्लियामेंट तक लेके गया है। देखिए बिल्कुल एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी। मैं श्रीनगर की अगर बात करूं तो यहाँ जो बड़ा इनकलाब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया है, बड़ा वोट लिया है, यूँ कह सकते हैं कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से तो पीडीपी का पत्ता भी नहीं हिला है, क्योंकि इसका पत्ता भी ना हिलने का मतलब है कि उन्हें कुछ नहीं मिला है। वो अरे गैर नथु खैरे की तरह श्रीनगर में थे। श्रीनगर की चाहे एक सीट है हजरतबल की सीट, वहाँ उन्हें 4000 के करीब वोट मिले हैं, बाकी उन्हें तो हिंसू में ही मिले हैं। ट्रिपल फिगर में कम ही गए हैं, वो डबल फिगर में भी मुश्किल से पहुँचे। तो श्रीनगर में पीडीपी का एड्रेस ही नज़र नहीं आया। फिर हमें अंदाज़ा था कि साउथ की सीटों से वो होगा, लेकिन जिस तरह से उसका मुकाबला जो देखने को मिला गया। लेकिन इंपॉर्टेंट हमें श्रीनगर से लेकर साउथ तक सबसे पहला फैक्टर हमें देखना पड़ेगा कि आगाज साहब की कम्युनिटी का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उनका जो वोट था, चाहे वो श्रीनगर हो चाहे साउथ कश्मीर हो, वो उन्हें आज की डेट में पूरे का पूरा मिला। और कुछ वो लीडरान भी जो यूँ तो बयानात में अपनी तकारीर में अपनी पार्टी या दूसरी पार्टियों के साथ थे या कि सजाद साहब के साथ थे, लेकिन जब उनने श्रीनगर में वोट डालने की बात की तो उन्होंने आगा साहब को ही वोट डालने की, वो शिया कम्युनिटी के भी लीडर कुछ ऐसे थे जो उधर थे, लेकिन वोट उन्होंने अब जो है अंदर के तौर पे बताया कि वोट आगा साहब। तो एक फैक्टर वो था कि आगा साहब का अपना एक वोट है। और कल जब इससे बड़ी इंतखाबात होते हैं, आगा साहब पार्लियामेंट में होंगे, यहाँ कई और अलग अलग तरीके से इलेक्शन में कैंडिडेट होंगे, तो तब ये अलग सी बात हो जाएगी, वो अलग सी बात है। लेकिन जिस पुंछ राजौरी में जिस तरह मियाँ साहब को वोट मिला है, पुंछ राजौरी से जिस तरह से उन्होंने लीड वहाँ से ली है, आपको बताऊँ पहली बार मैं हैरान हुआ हूँ कि मियाँ साहब ने पहाड़ी और गुज्जरों को इकट्ठा किया है। चूँकि मेरे इन दोनों कम्युनिटीज़ में रिश्ते हैं, राब्ते हैं, तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम हो रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि आज की डेट में पहाड़ी जो है वो मियाँ साहब को वोट डालेगा। लेकिन पहाड़ी का इम्पैक्ट, ये मियाँ साहब का इम्पैक्ट ये रहा कि पुंछ राजौरी में पहाड़ियों ने मियाँ साहब को वोट डाले, तो रिश्तों को नज़दीक लाया है। और आने वाले वक्त में वो वोट जो है, वो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमने गद्दी को वोट दिया है, हमने मियाँ साहब को वोट नहीं दिया, हमने गुज्जर को वोट नहीं दिया, हमने वांगत की गद्दी को वोट दिया है। तो वांगत की गद्दी का वोट था। आने वाले वक्त में मियाँ साहब नहीं होंगे, मियाँ साहब पास्ट में भी कई इंतखाबात में नहीं थे, तो इसलिए वहाँ पे ये सिचुएशन नहीं थी। तो पार्लियामेंट से लेकर यानी इफेक्ट है, जो बेस है वो असर कर रही है, यानी जो लीडरान का खुद का उनका वोट है या उनके साथ जो लोग जुड़े हैं, कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा हाथ है आज इन दो लीडरान को पार्लियामेंट के अंदर भेजने का। कहीं ना कहीं जो सियासी मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी वो बेस बजाहिर लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव चल रही है, असेंबली इंतखाबात में उनको मदद मिल सकती है, पर जो सियासी मुबस्सिरीन है वो इसको इस एंगल से भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटरान ने भी पूरी तरह वोट नहीं दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। क्यों? अगर सारे वोट आते शायद फिर उमर अब्दुल्ला साहब नहीं हारते। नहीं, नॉर्थ कश्मीर में बिल्कुल मैं ये कहूँगा ना कि नॉर्थ कश्मीर में तूफान चला है। नॉर्थ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वोटर थे, जो वर्कर थे, उनकी फैमिलीज़ के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनकी फैमिलीज़ में भी वोट जो है क्रॉस हुआ है। तो ये सारी जो बातें ये आने वाले असम्बली इंतखाबात में अलग सी सिचुएशन में होंगे, लेकिन फ़िलहाल आज की तारीख में हमें एक अलग सिचुएशन मिली। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर यह रहेगा कि क्या जो नुमाइंदे हमारे 3 गए हैं असम्बली इंतखाबात तक, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 एमएलए गए हैं वहाँ पे और ये असम्बली इंतखाबात तक पार्लियामेंट हाउस में कोई बात कर पाते हैं, पार्लियामेंट हाउस के बाहर कोई बात कर पाते हैं कश्मीर के मामलात को जाकर, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेलना पड़ा है, तो अगर उन पे कोई न कहीं ये बात कर पाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर इन्होंने कहीं जो उसी तरीके की सियासत की जो यहाँ पे अब तक करते आए हैं, तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को उससे नुकसान भी होगा। अच्छा सर जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, बीजेपी, तो बार बार यही हमें सुनने को मिल रहा था उनके लीडरान से कि खानदानी राज जो जम्मू कश्मीर के अंदर है उसको खत्म करना है। और आज क्या वो नैरेटिव सेट हुआ भारतीय जनता पार्टी का कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला पार्लियामेंट न जा सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो नैरेटिव उनका सेट हुआ होता तो कल आपने पिछले इंतखाबात में, चाहे योगी ने दिल्ली यूपी में इलेक्शन जीता था, राजस्थान में बीजेपी ने, दूसरी पार्टी बाहर मुल्क की दूसरी रियासतों में बीजेपी ने इलेक्शन जीता था, तो श्रीनगर में बीजेपी वालों ने इतने पटाखे फोड़े थे कि कान पड़े आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, इतने आप पटाखे फोड़े थे। लेकिन कल आपने कोई पटाखा देखा? कल सुना कहीं पटाखा बीजेपी वाले? कल कोई जश्न हुआ? तो वो साफ
दिशाता है, साफ बता रहा है कि वो जो नैरेटिव है बीजेपी का कि मुफ्तीज को हमने आउट कर दिया, अब्दुल्ला को आउट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कल अगर मुफ्तीज और अब्दुल्ला आउट हुए हैं तो वो ना बीजेपी की पॉलिसी की उसी वजह से हुए, ना बीजेपी के विकास की वजह से आउट हुए, ना किसी और वो अपनी गलतियों की वजह से आउट हुए। और आउट वो इस तरह से हुए कि वो कल दोबारा होंगे, अब उसमें ज़्यादा दूरी नहीं है, क्योंकि बीजेपी इतनी स्ट्रांग नहीं है कश्मीर में मुतबादल के तौर पे। अगर बीजेपी स्ट्रांग होती तो कश्मीर से कहीं अपना डायरेक्ट कैंडिडेट उतार भी लेती, लेकिन नहीं है वो, इसलिए वो ऐसा कोई उनका फार्मूला कल कामयाब नहीं हुआ। पर जो आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद बताया जाता कि जम्मू की आवाम नाराज है सरकार के फैसले पर, तो जम्मू की आवाम ने तो एतमाद फिर से भारतीय जनता पार्टी को दिया है, क्योंकि जो उनके लीडरान वहां से जीत कर आए हैं उन्होंने हैट्रिक की है 3 बार। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर जो है वो जीत कर आए हैं। क्या असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के अंदर इन नताइज से फायदा मिल सकता है? देखिए बिल्कुल फायदा तो कुछ मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा। लेकिन आपको याद होगा परसों जब जुगल किशोर के जम्मू में मुख्तलिफ इलेक्शन हो रहे थे तो आपको याद होगा बहुत से लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि हमने मोदी को वोट दिया है। इवन कि वो मुखालिफ कर रहे थे अपने मेंबर पार्लियामेंट की, उनके बहुत मुखालिफ थे और बता रहे थे कि वो कभी आए नहीं, हमने देखा नहीं, हम जानते भी नहीं कौन है, लेकिन हमने मोदी को वोट दिया। तो मोदी फैक्टर जो है वो अभी भी जम्मू में चला। और आपको याद होगा पास से लेकर आज तक हिंदुस्तान की तारीख में ये जो फैक्टर वाली सियासत है ये जम्मू कश्मीर में बहुत चली है। ख़ासतौर पर ये बीजेपी नैरेटिव, RS नैरेटिव वाली जो सियासत है जम्मू में बहुत चली है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी तो जम्मू कश्मीर से ही लेके उनकी सियासत आगे बढ़ी है। तो जम्मू में ये चीज़ें चलती थी। नरेंद्र मोदी वाला जो फैक्टर है, मोदी मंत्र जिसे आमतौर पर कहा जाए, वो जम्मू में चला। हाँ, अब एक चीज़ है जो डिफरेंसेस थी वो डिफरेंसेस वो अब की बार कम हुई। और आपको ये भी बताऊं या अपने नाज़रीन को बताऊं कि मोदी फैक्टर जम्मू प्रॉपर में तो चला, लेकिन बीजेपी का फैक्टर जम्मू में नहीं चला। वोट परसेंट जम्मू प्रॉपर में, जम्मू सिटी में 30% से ऊपर नहीं गई। सरम जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, पर आखिर में एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं, अब क्या होगा? क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर हम लास्ट में आखिर में दिल्ली के हवाले से बात करें, जो मैंडेट मिला है हर एक पार्टी को, ऐसा अभी वाज़ेह तो नहीं हो रहा है कि सरकार बनेगी। एनडीए को अगरचे बहुमत मिल रही है क्योंकि जो उनके साथ नीतीश कुमार और बाकी जो लोग जुड़े हैं उनको सरकार वो बना सकते हैं, पर सरकार क्या मजबूत होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकार की तरफ फैसला लेंगे? दूसरा, क्या नरेंद्र मोदी ही वज़ीर आज़म बन सकते हैं? देखिए बिल्कुल, पहले तो बात दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरकार बन सकती है, क्योंकि ऑफिशियल तौर पे प्रेसिडेंट को अभी उन्हीं को, बीजेपी को ही दावत देनी है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो उभर के है, तो इसलिए उन्हें दावत देनी है प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि मजबूत सरकार, अब साफ जाहिर है वे जो बैसाखियाँ हैं और ख़ास तौर पे नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों हैं। अभी एनडीए की मीटिंग हुई है, उसमें भी उन्होंने जो खबरें अभी निकल के आ रही हैं कि बड़े दाव उन्होंने डिमांड्स रखी हैं। तो डिमांड्स जब होंगी तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे सरकार नहीं होगी। तो जब अपनी कंडीशंस एंड टर्म्स पे सरकार नहीं होती है तो वो कमज़ोर होती है। और आपको शायद मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ, कांग्रेस हल्कों से भी खबर आ रही है कि वो सरकार लेने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि कमज़ोर सरकार बीजेपी चला ले तो आगे का हाल हम देखेंगे, क्योंकि स्ट्रांग अपोजिशन और सरकार कमज़ोर जब ये होगा तो कहीं न कहीं आगे वाले दिनों की जो सियासत है, आगे वाले दिनों के जो मामलात हैं वो हमें कुछ बदले हुए नज़र आएंगे। चलिए, हालात बदले हुए नजर आएंगे। सरकार किसकी बनेगी? क्या मजबूत सरकार बनेगी? क्या जो अवाम ने उन पार्टियों को मैंडेट दिया है वो सरकार उस मैंडेट पे उतर आएगी? ये सारी चीज़ें अभी आपको पता चलेगी। फिलहाल अभी की नशियात में हमें मेरे साथी सनम एजाज और मुझे और हमारी जो पैनल पे बैठी टीम है, हमारे प्रोड्यूसर हिलाल हांजोरी, आबिद कादिर, हमारे कैमरा पर्सन जो है जाहिद मलिक, रियाज और जो बाकी लोग हैं हमारे, उन सबको दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और इंतखाबात के हवाले से बात होगी, सरकार के हवाले से बात होगी, जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से बात। बिल्कुल, आपसे गुजारिश कि हमारा टेलीविज़न, आपका टेलीविज़न वॉइस टीवी, हम सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म में, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, हम हर जगह पे आपको मिलेंगे। टेलीविज़न से लेके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर हम जम्मू कश्मीर की आवाज़ बनने की कोशिश करें और इस आवाज़ में आपका साथ हमें ज़रूर चाहिएगा। आप जुड़े रहिएगा वॉइस टीवी के साथ। रखिए अपना ख्याल, हमें भी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।